हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि पॉलिटी का सेक्शन है, ठीक है, पॉलिटी। और क्लास 10th का ये पूरा समरी है, जो भी एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास 6 to 8 अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समरी के रूप में ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको SCERT प्लस NCERT की समरी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार देश के सभी नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने, व्यवसाय करने आदि की स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 जो है कि जो भारत के नागरिक हैं वो कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी व्यवसाय भी कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या देता है? अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया। तो मतलब जाति, धर्म या कास्ट पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत। चलते हैं आगे। कृषि कार्य के क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। आज की तारीख में कुल पुरुषों कामगारों की 53% है। तो जो कृषि कार्य के क्षेत्र में महिलाओं की अगर कुल पार्टिसिपेशन देखें तो 40% है और पुरुषों की देखें तो 53% है। महिला कामगारों में 75% महिलाएं कृषि क्षेत्र में हैं। ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी विभिन्न काम करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम वोट का अधिकार कहाँ प्राप्त हुआ? 1918 में। कब? महिलाओं के लिए। कहाँ? इंग्लैंड में। चैप्टर 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है समरी के रूप में देख लीजिए। बहुत यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जेल, स्वास्थ्य, पुलिस आदि राज्य सूची में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि जो जेल है, स्वास्थ्य है, पुलिस है, ये सब किस में रखा गया है? राज्य सूची में, जिस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। सीमावर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र दोनों सरकार को होता है। ठीक है, तो जो विषय तीनों सूची में नहीं आते हैं उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो अगर ऐसा कोई सब विषय है जो तीनों किसी समवर्ती सूची में और केंद्र सूची में, ठीक है, राज्य सूची में नहीं आते हैं, तो वो किस में आएंगे? वो आएंगे उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। भारत में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें जनगणना के बाद 114 प्रमुख भाषाएं पाई गईं। तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1500 से अधिक। और जनगणना के बाद कितनी? 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो भारत में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब जनगणना हुआ उसके बाद 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई और जिनमें से जो 22 भाषाएं थी, ये भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया संविधान में। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। तो हिंदी के बाद कौन सी दूसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है? बांग्ला। किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो अगर विशेष परिस्थिति है कोई, तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय सुशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। तो क्या है कि जो भारतीय जो संविधान है, जो देश का विरासत है और जो गांधीवादी मूल्य हैं कुछ, ठीक है, इनके इम्पोर्टेंस के लिए जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, इसको किसमें? राज्य के नीति निर्देशक DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद 40 में रखा गया या स्थान दिया गया। पंचायती राज प्रणाली प्रणाली होगा, यहाँ प्राणी लिखा है कि विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति ने की। ठीक है, तो जो पंचायती राज प्रणाली है, ठीक है, ये किसकी शुरुआत किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 था, हम लोगों ने उसको भी पढ़ लिया। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, संघ सूची और पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, जिसमें प्रतिरक्षा। तो संघ सूची देख लीजिए। संघ सूची किस कौन कौन आता है? प्रतिरक्षा आती है, विदेश नीति आती है, संचार, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब संघ सूची में आते हैं। ठीक है, इसके आगे का भी हम लोगों ने ऑलरेडी ही पढ़ लिया यहाँ पर। यहाँ पर ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति ने की।
उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई थी, ठीक है? तो कहाँ पे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत हुई थी, ठीक है? पंचायती राज प्रणाली की। तो 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी, ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए 3 स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद था। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी, ये 3 स्तरीय ढांचा का सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, जिसमें ग्राम स्तर पर कौन रहेगा? ग्राम पंचायत रहेगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति रहेगी और जिला स्तर पर जिला परिषद। आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए सन 1991 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा एवं 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप संविधान के एक नए भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया, ठीक है? इसमें 13 अनुच्छेदों वाला एक अनुच्छेद 243 रखा गया तथा इस संशोधन के द्वारा एक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। देख लेते हैं पहले। जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें क्या हुआ? एकरूपता लाने के लिए, ठीक है? समरूपता लाने के लिए, जिसको इक्वालिटी लाने के लिए 1991 में क्या हुआ? एक 73वां संविधान संशोधन लाया गया, अमेंडमेंट हुआ, जो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा एवं 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। कब? 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में हुआ, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन, और लोकसभा में 23 दिसंबर को। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? संविधान में एक नया भाग आया, भाग 9, ठीक है? भाग 9 आया, जिसमें पंचायती राज अधिनियम शामिल किया गया। तो पंचायती राज अधिनियम किस में आता है? भाग 9 में आता है। इसका संविधान किसके थ्रू हुआ था? 73वें संविधान संशोधन 1991 के थ्रू। और ये संशोधन जो है लोकसभा में कब आया? 22 दिसंबर 1992 को, और लोकसभा में कब आया? 23 दिसंबर को, ठीक है? इसमें 13 अनुच्छेद है, ठीक है? 13 अनुच्छेदों वाला एक अनुच्छेद 243 भी रखा गया। इस संशोधन के द्वारा एक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आती है, ठीक है? आगे चलते हैं। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप 3 स्तरीय है। तो बिहार में पूछ सकता है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कितना है? 3 स्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। वह अपने पद से स्वयं ही हट सकता है, या ठीक है, वो अपने पद से स्वयं ही हट सकता है। और उसे हटाया भी जा सकता है, ठीक है? उसे हटाया जा सकता है। स्वेच्छा से हटने के लिए उसे जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर वो खुद हटना चाहे तो उसे किसे त्यागपत्र देना पड़ता है? पंचायती राज पदाधिकारी को। यदि पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करें तो मुखिया तथा उप मुखिया अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो क्या होता क्या है कि अगर जो पंचायत सदस्य होते हैं, अगर वो 2/3 मतलब 2/3 बहुमत लाते हैं और जो प्रधान है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो मुखिया और जो उप मुखिया है उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोत कौन-कौन है? तो ग्राम पंचायत के आय के जो मुख्य स्रोत हैं, कर है, टैक्स है, मतलब फीस, रेंट है एवं वित्तीय अनुदान है। अब ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं, ये देख से लेते हैं। तो ग्राम सभा, मुखिया, फिर रक्षा दल या वो दल कहते हैं इसको, और ग्राम कचहरी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। तो विकास पदाधिकारी जो होता है पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। वह प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति की बैठक बुलाता है। किसके आदेश पर? ब्लॉक प्रमुख के आदेश पर वो पंचायत समिति की बैठक बुलाता है, ग्राम प्रधान, ठीक है? बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो जो बिहार है वहाँ पे भाई जो जिला परिषद है पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, ठीक है? जिला परिषद, जिसको जिला परिषद कहते हैं। तो वहाँ अगर 50,000 की जनसंख्या होती है तो वहाँ पर एक जिला परिषद का एक सदस्य 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे 5 वर्ष होता है तो जो पंचायत की वित्तीय स्थिति, मतलब पंचायत का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके पुनरावलोकन के लिए क्या होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। पंचायती राज संस्थाओं का विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। अगर पंचायती राज के जैसे क्या होता है कि विघटन हो गया, विघटित हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव करा लेना चाहिए। आगे चलते हैं।
पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो जो पंचायत के लिए उसकी निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है, तो इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो है भाई वो उसकी पुस्तक थी कौन सी? इंडिका। उसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र है वहाँ नगर पालिका का जो संगठन था उसके बारे में विस्तार पूर्वक से लिखा है, ठीक है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है, तो किसने? चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किसका जिक्र किया है? पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का, ठीक है। भारतीय संसद में 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। तो जो नगरीय शासन व्यवस्था होती है सर्वप्रथम इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान कब हुआ? 1992 में, ठीक है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? 74वें संविधान संशोधन के थ्रू। और तथा नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय को जो नगर पालिका का कार्यक्षेत्र है उसके विषय को संविधान के 12वीं अनुसूची में रखा गया, तो अगर नगर पालिका किसमें है? तो 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। बिहार में कोई महानगर नहीं है तथा राज्य में नगरों के स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार के संस्थाएं हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम। तो बिहार में कोई महानगर नहीं है, ठीक है। एक पटना है, बन गया है शायद। तथा राज्य में नगरों की स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम। जिस शहर की जनसंख्या 1200 से 40,000 के बीच हो वह नगर पंचायत कहलाता है। नगर पंचायत क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए आपका शहर है कोई कटिहार हो गया और वहाँ पे 12,000 से 40,000 के बीच जनसंख्या है तो वह नगर पंचायत में आएगा। वैसे शहर जिनकी जनसंख्या कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है नगर परिषद कहलाती है। तो भाई ऐसे शहर जहाँ की जनसंख्या 2 से 3 लाख के बीच में है तो क्या कहलाएगा? नगर परिषद कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नगर परिषद के 4 अंग होते हैं, ठीक है। नगर परिषद जो होता है इसके 4 अंग होते हैं, नगर पार्षद, समितियां, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा कार्यपालक अधिकारी। कौन कौन सा होता है? नगर परिषद के 4 अंग होते हैं, नगर पार्षद होता है, समितियां होती हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं तथा कार्यपालक पदाधिकारी होता है। नगर पार्षद का सदस्य कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40 होती है, तो जो नगर पार्षद के जो सदस्य होते हैं, जो पार्षद वाले देखेंगे आप, तो वो कम से कम 10 होते हैं और अधिक से अधिक 40 होते हैं। इसकी 80% सदस्य निर्वाचित होते हैं, इसके जो 80% सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, मतलब इलेक्टेड होते हैं, चुनाव होता है उनका। तथा 20% जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत होते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। सरकार पूरी परिषद को भंग कर सकती है, जो सरकार है भाई वो पूरी परिषद को भंग भी कर सकती है तथा इसकी बैठक महीने में 1 बार होती है। नगर परिषद की समितियों में 3 से 6 सदस्य होते हैं। यह समितियां अलग-अलग विषय के लिए होती हैं, जैसे शिक्षा की समिति, अस्पताल समिति इत्यादि। तो जो नगर परिषद होता है उसमें 3 से 6 सदस्य होते हैं एक नगर परिषद में, ठीक है। और उसमें समितियां होती हैं जो अलग-अलग विषय के लिए बनाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा के लिए अलग समिति बनी, अस्पताल के लिए अलग समिति बनी, ठीक। प्रत्येक नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी होता है। हर एक नगर परिषद में क्या होता है? कार्यपालक पदाधिकारी का पद होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है वैसे शहरों को नगर निगम की स्थापना किया जाता है। तो 3 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है वहाँ पे तो क्या हम कहेंगे? उसको नगर निगम कहेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। तो सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन पूछता है कि नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई तो 1688 ईस्वी में मद्रास में। बिहार में सर्वप्रथम पटना में 1952 में नगर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिहार में बात करें तो पटना में 1952 में नगर निगम की स्थापना होती है। आगे चलते हैं। बिहार में नगर निगम में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, तो नगर निगम में 50% महिलाएं होंगी। बिहार में एक नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम 75 हो सकती है। तो जो बिहार है भाई वहाँ पे एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 37 होगी और अधिकतम 75 हो सकती है, ठीक। ये नगर निगम की बात कर रहा है। अब आगे चलते हैं। बिहार में नगर निगम के मुख्यतः 4 अंग हैं। तो जो बिहार है वहाँ पर नगर निगम के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं, नगम पारिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समितियां एवं नगर आयुक्त होता है, ठीक है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक महीने होती है तथा इसका प्रमुख कार्य नियम बनाना, निर्णय लेना तथा कर वसूली करना है। तो जो निगम परिषद होता है इसका हर महीने होती है बैठक
और इसका मेन कार्य क्या होता है? जैसे नियम बनाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, डिसीजन लेना किसी चीज़ को लेके और वसूली करना, ठीक है? निगम परिषद अपने सदस्यों के बीच एक महापौर एवं उप महापौर चुनती है। तो जो नगर निगम होता है अपने सदस्यों के बीच क्या एक महापौर आप देखते होंगे और एक उप महापौर होते हैं, ठीक है? इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं। बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया। तो बिहार के जो छात्र थे वो जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में आंदोलन करते हैं और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की तथा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसका उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की डिमांड करते हैं और संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं कि जिससे भाई जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। तो अगर पूछता है जयप्रकाश नारायण ने कब दिल्ली में संसद मार्च का नेतृत्व किया तो 1975 में, ठीक। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी तो जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से क्या इस्तीफा की मांग की और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया था। तो भाई हुआ क्या था कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे इन्होंने क्या कहा था कि इंदिरा गांधी से कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, ठीक है, और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। तो इंदिरा गांधी को ये लगा कि भाई ये हमारे विरुद्ध षड्यंत्र या आंदोलन कर रहा है और इसी के रूप में क्या होता है 25 जून 1975 को ये आपातकाल की घोषणा कर देती हैं, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण सहित जो भी राजनीतिक दल के नेता थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में निर्वाचन की घोषणा होती है जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है। इन्होंने लोकसभा में कुल 542 सीटों में से 300 सीटें प्राप्त की, 330 सीटें। तो क्या होता है 18 महीना आपातकाल रहता है। उसके बाद क्या होता है जनवरी में चुनाव होते हैं और उसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है और लोकसभा में 542 सीटें रहती हैं, उसमें से 330 सीटें जनता पार्टी को मिलती हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के गांव वालों ने अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी जिसे वन विभाग ने मना कर दिया था। तो चिपको आंदोलन कहाँ उत्तराखंड में हुआ था। तो गांव वाले जो उत्तराखंड के गांव वाले थे वहाँ पेड़ अंगूर का पेड़ था उसको सरकार उसको काटने की डिमांड कर रही थी लेकिन वन विभाग ने मना कर दिया था। फिर बाद में होता क्या है तो यहाँ से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया था तो इसको भी देख लेते हैं। 1977 में केंद्र जनता पार्टी की सरकार की स्थापना होती है, ठीक है, और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा केंद्र सरकार में तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी के कारण ये आगे होता क्या है भाई कमी के कारण क्या होता है बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया था। किसके किसके कारण भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी के कारण। तो ये इसमें होता क्या है कि उत्तराखंड के गांव में अंगूर के पेड़ काटने की सरकार डिमांड करती है, ठीक है, और उसके बाद वन विभाग से वो लोग रोकते हैं लेकिन वन विभाग मना कर देती है। में व्यवसाय के लिए किसी दूसरे पेड़ को काटने की अनुमति दी गई। तो उसके व्यवसाय के लिए क्या हुआ कि फिर किसी दूसरे पेड़ को काटने के लिए अनुमति दे दी गई। इसका विरोध गाँव वाले कर रहे थे। फिर होता क्या है कि चिपको आंदोलन में महिलाएं जो थी वो बहुत सक्रिय भूमिका उनकी निभाई जाती है और 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ कटाई पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में दलित हेतु की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना जिसे दलित पैंथर्स कहा गया। तो महाराष्ट्र में होता क्या है कि इसी के लिए एक दलित युवाओं का संगठन बनता है 1972 में, ठीक है, दलितों का, तो जिसे क्या कहा गया दलित पैंथर्स कहा गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत एवं राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक एवं युद्धवीर सिंह थे। इन्होंने यह चेतावनी दी थी कि यदि भारत में कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया तो देश को इसके आर्थिक सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे। तो जो महेंद्र सिंह टिकैत थे एक भारतीय किसान यूनियन के लीडर थे, भाई प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने यह कहा कि अगर यदि भारत ने कृषि व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के मतलब जो कृषि व्यापार विश्व व्यापार संगठन था अगर इसको, ठीक है, कृषि से बाहर नहीं रखा गया तो जो आर्थिक सामाजिक मतलब देश में क्या होगा कि उसका परिणाम बहुत गलत होगा। महाराष्ट्र के शीतकारी संगठन ने किसानों द्वारा संचालित
आंदोलन को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संगम घोषित किया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से कवर करेंगे। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव में 1990 में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं अच्छे से। तो दक्षिण राज्य जो आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन होता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन ये महिलाओं के द्वारा होता है। ये कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में, और गांव दुबरघंटा गांव 1990 में, ठीक है। और ये उसी के समय प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें, जिसका नारा था ताड़ी के बिक्री बंद करो, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, आइए इसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कृषि क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी पर अपना गहरा रोष प्रकट किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने किस पे? कृषि क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी, मतलब जो सरकार थी वो कृषि क्षेत्र पर अनदेखा कर रही थी और अपना गहरा रोष प्रकट किया था। 1980 के बाद 8वें दशक के प्रारंभ में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी की विकास परियोजना के तहत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध, 135 मंझोले बांध तथा 300 छोटे बांध बनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया। तो भाई जो नर्मदा घाटी थी ये मध्य प्रदेश के, ठीक है, 1980 के बाद होता क्या है कि 8वें दशक में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी पर एक विकास परियोजनाओं के लिए, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नर्मदा नदी थी, जो उसकी सहायक नदियाँ थी, उस पर क्या 30 बड़े बांध, 135 मंझले बांध और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव सरकार रखती है। जिससे होता क्या है कि 245 गांव को डूबने की आशंका थी। इस आंदोलन का प्रमुख मांग था कि इससे प्रभावित नागरिकों को समुचित पुनर्निवास होना चाहिए। तो इस आंदोलन में होता क्या कि भाई ये जो गांव डूब रहे हैं, कि इनको जो प्रभावित हो रहे हैं नागरिक, उनको पुनर्वास होना चाहिए, मतलब इनको कहीं घर वर दिया जाए। सूचना के अधिकार की शुरुआत 1990 में राजस्थान के अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई। तो होता क्या है कि सूचना का अधिकार की शुरुआत कब होती है? 1998 में, 1990 में। कहाँ पे? राजस्थान का एक अति पिछड़ा क्षेत्र रहता है भीम तहसील में। नेक्स्ट है 1996 में सूचना के अधिकार के दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ, लेकिन कुछ त्रुटियां होने के कारण अमल नहीं लाया गया। 2004 में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया, जिसे जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रकार अधिनियम बना। तो 2005 में क्या होता है? सूचना अधिकार अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। अब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ के संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने एक संगठन बनाया, जिसे सप्तदलीय संगठन के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में होता क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ के संसद जो थे सभी, और जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, एक संगठन बनाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? सप्तदलीय संगठन। 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार और एक नई संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की। इस गठबंधन के नेता गिरिराज प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। तो 24 अप्रैल 2006 को होता क्या है कि राजा ज्ञानेंद्र साहब जो थे ये सर्वदलीय सरकार बनाते हैं और एक नई संविधान सभा की गठन की बात स्वीकार करते हैं कि एक नई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है। और इस गठबंधन के जो नेता थे गिरिराज प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना जाता है। बोलिविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के विरुद्ध जनसंघर्ष किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बोलिविया के लोगों ने किसके विरुद्ध जनसंघर्ष किया था, तो पानी के प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध में। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद उसने अपने देश का संविधान बनाकर अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश घोषित किया। तो बांग्लादेश कब बना लोकतांत्रिक देश? 1971 में, ठीक है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने वहां के संविधान में संशोधन लाकर संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई। तो सॉरी, गलती से टच होके चला गया। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वहाँ के, जब संविधान मतलब बांग्लादेश में संविधान संशोधन लाया और उससे संसदीय शासन के स्थान पर क्या किया? अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई तथा अवामी लीग पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1975 में सेना ने उनके विरुद्ध बगावत कर दी थी और वह मारे गए। कौन मारे गए? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक। 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आम चुनाव होता है। बांग्लादेश में आम चुनाव होता है और प्रधानमंत्री शेख हसीना बनती हैं, ठीक है। उसकी पार्टी अवामी लीग रहती है।
भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। तो भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? 1885 में। कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। तो अगर विश्व में माने तो सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई। यहाँ 1688 में हुए गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विंग और टोरी नामक दो राजनीतिक दलों को नींव पड़ी या नई पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। तो जो लोकतांत्रिक देश है वहां राजनीतिक दलों को क्या कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण चुनाव आयोग करता है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनके चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को क्या होता है? जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाते हैं, नेशनल पार्टीज हो जाती हैं, इनको मान्यता कैसे मिलती है? आइए उसको देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ, मतलब कि लोकसभा या जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें 4 या अधिक राज्यों में क्या होता है कि जो वोट डाले जाते हैं उनके टोटल वोट का 6% प्राप्त होना चाहिए। वहीं दूसरा चीज़ क्या है? उसके साथ किसी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना। मतलब किसी राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश मान लेते हैं, तो उससे वहाँ से राज्य की जो लोकसभा है कि कम से कम वहाँ से 4 सीट जीतना तय होना चाहिए, आवश्यक है, ज़रूरी है। लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, तो लोकसभा में कितना? कम से कम 4 सीटों पर विजय होना भी आवश्यक है। ये नेशनल पार्टी कैसे बनती है उसके लिए है। लोकसभा में कम से कम 2% सीट, अर्थात मतलब लोकसभा में भी 2% सीट होनी चाहिए, मतलब यानी 11 सीट जीतना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। तो 3 राज्यों को मिलाकर 11 सीट जीतना चाहिए और 2% राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा में। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करने के साथ साथ राज्य के विधानसभा की कम से कम 3% सीट या 3 सीट जीतना आवश्यक है। तो राज्य स्तरीय, वो जिला स्तरीय था, मतलब नेशनल पार्टी बनने के लिए था। ये अगर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बनना है तो इसके लिए क्या है कि लोकसभा को या विधानसभा चुनाव में जो भी वोट डाले गए हैं उस मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए। उसके साथ साथ राज्य की विधानसभा की कम से कम 3% सीट या 3 सीट जीतना आवश्यक है। ठीक है, विधानसभा के चुनाव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी तथा 2004 में संयुक्त प्रगतिशील संगठन बनकर यह देश पर शासन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। और 2004 में क्या होता है? संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए बनाकर यह देश पर शासन करती है। 1980 में भारतीय जनसंघ की स्थापना पर भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब होता है? 1980 में। तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। इस पार्टी का मुख्य लक्ष्य क्या रहता है? भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य से प्रेरणा को लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करना था। ठीक है, क्या लक्ष्य था? प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करना था। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है तथा समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाकर 1998 में सत्ता में आई। तो भारतीय जनता पार्टी जो थी भाई, एक जनतांत्रिक गठबंधन बनाती, एनडीए की सरकार बनाकर क्या होती है? 1998 में सत्ता में आती है। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में एस ए डोंगे ने किया। तो भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में कौन किया? एस ए डोंगे ने किया। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना का श्रेय 1984 में श्री काशीराम को जाता है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कौन करते हैं? 1984 में श्री काशीराम। आगे चलते हैं। 1997 में जनता दल के विभाजन हो जाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल राज्य की स्थापना होती है। तो 1997 में क्या होता है? जनता दल जब विभाजित हो जाता है तो उसके जो मुख्यमंत्री रहते हैं लालू प्रसाद, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना होती है। 1999 में क्या होता है? जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। बाद में जोड़ फर्नांडिस के नेतृत्व वाला क्षमता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया। तो 1999 में क्या होता है कि जनता दल से विभाजित होते हैं, जो शरद यादव के लीडरशिप में रहता है जनता दल, वो क्या करती है कि एक नए दल की गठन करता है। कौन से? जनता दल यूनाइटेड। और बाद में क्या होता है कि जो जोड़ फर्नांडिस का एक नेतृत्व वाली क्षमता पार्टी रहती है उसके साथ मिल जाते हैं या विलय हो जाती है। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000
में रामविलास पासवान ने किया। तो लोक जनशक्ति की जो पार्टी है उसकी स्थापना किसने किया? 2000 में रामविलास पासवान ने। समाजवादी पार्टी का स्थापना मुलायम सिंह यादव ने 1992 ईस्वी में किया था। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 में किसने की? मुलायम सिंह यादव ने। चैप्टर 4 पे चलते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियां, ठीक है। अब चैप्टर 5 पे चलते हैं, उसमें कुछ नहीं था इतना इंपॉर्टेंट। लोकतंत्र की चुनौतियां। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, जो कार्यपालिका किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, और विधायिका न्यायपालिका के प्रति, ठीक है। अमेरिकी संविधान के निर्माता में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि नियम पालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। अब आइए एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट उसको कवर कर लेते हैं। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसने कहा? यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा। 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ये 10% थी। आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो हम लोगों ने क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का पूरा पॉलिटी खत्म कर लिया, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत थोड़ा फास्ट कराया जरूर हूँ, लेकिन सुनेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। क्लास 9 का पूरा पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 8 का कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 7 का, फिर क्लास 6 का। तो आज पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।